रेंजर्स के इख्तियारात का नोटिफिकेशन बरकरार रहेगा। डॉक्टर आसिम केस में कराची के नामजद मैं वसीम अख्तर के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। सवाल ये है कि क्या नया साल पाकिस्तान की सियासत में तहलका खैज साबित होगा? पूछेंगे तर्जुमान वॉइस ऑफ शोहदा सैयद फैसल रजा आब्दी से। एंड वेरी वार्म वेलकम टू द शो। वजीर आला कायम अली शाह आज बड़ी दूर से आए, बड़ी आस लेकर आए और उम्मीद लेकर वजीर आजम के पास पहुंचे। मकसद ये था कि रेंजर्स के इख्तियारात पर जो उनका मौक़िफ़ है उसको मान लिया जाए, पाबंदियां लगवा दी जाएं और रेंजर्स के इख्तियारात में जो तौसी है उस पर वफाक का नोटिफिकेशन वापस करवा दिया जाए। मगर हुआ क्या, वज़ीर आला सिंध वफाक को अपने मौक़िफ़ पर कायल करने में किसी भी तरीके से कामयाब नहीं हुए। वज़ीर आज़म ने उन पर वाज़ेह कर दिया कि कराची ऑपरेशन पर ना तो कोई समझौता होगा और ना ही वफाक जिसके इख्तियारात से मुतालिक अपना नोटिफिकेशन वापस लेगी। इस हवाले से वज़ीर दाखिला अगले हफ्ते कराची का दौरा करेंगे और सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात का जायजा लेंगे। सो क्लियर मैसेज चला गया। वज़ीर आला सिंध ने आज इस मुलाकात के हवाले से क्या कहा और अंदरून ज़राए बताते हैं कि बॉडी लैंग्वेज भी यही बता रही थी कि नॉट वेरी होपफुल। लेट्स लिसन टू द चीफ मिनिस्टर सिंध। सिंध में जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन सब के ऐसे मशवरे से कराची में ऑपरेशन हुआ और ऑपरेशन को 2.5 साल हो गए हैं। अल्लाह की मेहरबानी से हमारे लिहाज से 80% अमन अमान कायम हुआ है और ये जॉइंट एफर्ट है। नहीं मैं क्लेम करता हूँ कि मेरा सिर्फ है एफर्ट, लेकिन ये ज़रूर है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी और वैसे भी एज चीफ मिनिस्टर उन्होंने कहा कि आप कैप्टन हैं तो ऑपरेशन का हेड मैं था और हूँ। वैसे तो काफ़ी अरसे से रेंजर्स हैं, लेकिन इसी तरीके से आर्टिकल 147 में बुलाया, लेकिन 18वीं तरमीम के बाद उसमें ये प्रोविसो भी लगाया गया कि जब हम बुलाएंगे किसी इदारे को तो उसकी तस्दीक रेटिफिकेशन 60 दिन के अंदर सूबाई असेंबली से करवाएंगे। तो कुछ अर्सा हमने नहीं करवाई थी। ये मुमकिन है कि थोड़ा सा तवज्जो इस तरफ नहीं दी। जब ये महसूस कराया गया कि ये ज़रूरी है तो फिर हमने सूबाई असेंबली के मदद किया, बुलाया। इंटरेस्टिंगली ना कोई कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है चीफ मिनिस्टर की स्टेटमेंट में, ना कोई बाकायदा मंतक भी समझ आ रही है। एग्जैक्टली गवर्नेंस के हवाले से चीफ मिनिस्टर का इस वक्त का स्टेटस क्या हमें कहता हुआ नजर आ रहा है? और वफाक यकीनन बड़ा मुस्तमम इरादा किए हुए है कि उन्होंने कराची ऑपरेशन जारी रखना है। आई विल स्टार्ट विद दिस टॉपिक। अ वेरी वार्म वेलकम टू सैयद फैसल रज़ा आब्दी साहब। अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम बहन, आपका और आपके इदारे का शुक्रिया कि आपने मौका। बड़े अरसे से आप तो सिंध गवर्नेंस के हवाले से बात कर रहे हैं। आज जो चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं ये बात प्राइम मिनिस्टर उनको कराची में ही बता रहे थे, शायद उस वक्त क्लियर नहीं हुई, अब क्लियर हो गई है। जी मैं ये समझता हूँ कि ये चीफ मिनिस्टर हो या उनकी पार्टी हो या प्राइम मिनिस्टर हो और उनकी पार्टी हो, ये तमाम पार्टियां एक पेज पे हैं क्योंकि ये अपने असल मकसद में कामयाब हुए। अगर इन तमाम पार्टीज के अहदेदारों की बॉडी लैंग्वेज और उनके दिए हुए बयानात को आप मद्देनजर रखेंगे तो आपको ये जान के इंतहाई हैरत होगी कि इन तमाम पार्टियों का एक गोल था जिस गोल को इन्होंने अचीव किया, और वो गोल था कि इन्हीं अदालतों के अंदर इनके तमाम मुकदमात के ट्रायल हों। 147 के तहत दिए जाने वाले इख्तियारात जो रेंजर्स को हासिल हुए या विफाक ने दिए वो बहरकैफ बहरहाल आखिरी सूरत के अंदर इन्हीं अदालतों में जाएंगे और रेंजर्स का काम सिर्फ इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल करके चालान सबमिट कराना है जो कि उसको 147 के तहत हासिल थे। अगर गुफ्तगू की जाती और सहर अंगेज गुफ्तगू होती इनकी जानिब से, अगर कम से कम मिनिमम ये प्रोटेक्शन ऑफ पाकिस्तान एक्ट के तहत मुकदमात दर्ज करने की रेंजर्स को इजाजत दी जाती जो कि आइन की आर्टिकल 8 के सबसेक्शन 3 में इस्तिस्ना लिस्ट के अंदर खुद ब खुद मौजूद है, जिसके तहत ये ट्रायल कोर्ट्स के अंदर जाने के बाद डायरेक्ट समरी जो है वो उसकी सजा सदर के पास जाती और हासिल वसूल आपके सामने होता। ये तो कम से कम था और ज्यादा ये होता कि आर्टिकल 245 के निफाज के बाद इनको मिलिट्री कोर्ट में भेजा जाता जहां पर इनके हकीकी फैसले होते और उसके अंदर एक टाइम लिमिट मौजूद है। उस टाइम लिमिट के अंदर
अंदर मिलिट्री उन केसेस का फैसला करने की पाबंद है। तो अब ये कहने में कोई बेजा ना होगा कि सियासतदान जीत गए, सियासी सोच जीत गई। पाकिस्तान के अंदर इंसाफ हासिल करने और इंसाफ के तलबगार लोगों की सोच हार गई और ये उन्हीं अदालतों में जाके खड़े हो गए। दर हकीकत इनको ये कम से कम अब 7 महीने गुजारने हैं, जिसके अंदर 1 महीना आगे आएगा जिसमें नाज़मीन के इलेक्शन होंगे। इस फरवरी के अंदर PCL नामी एक क्रिकेट का मैदान सज जाएगा, जिसके बाद T20 का मैदान सज जाएगा और पाकिस्तान में क्रिकेट की धरती कौम 85,000 लाशें भूल कर क्रिकेट में लग जाएगी और ये अपने मकसद में कामयाब हुए। जनरल राहिल शरीफ की रिटायरमेंट के साथ ही इनके चेहरों पे जो गुलाबी रंग आएगा वो आप भी देखेंगे और मैं भी देखूंगा। ये आपने बहुत सारी खबरें इकट्ठे डिस्कस कर ली हैं फैसल रज़ावी साहब। पहले तो आप ये कह रहे हैं कि वफाक और सिंध हुकूमत आपस में शामिल हैं, असल मामला मिलिट्री कोर्ट्स का, इज दैट करेक्ट? जी 110% मेरी मोहतरम बहन। उसकी वजह यह है कि अगर इनको इंसाफ ही चाहिए हो तो अगर मैं चोर नहीं हूं, मुझे कोई शक नहीं है, मैं कहता हूं मैंने जितने इल्जामात लगाए आप मुझे मिलिट्री कोर्ट में लाइए और मुझे ट्रायल कीजिए। मैं अपने आप को हर तरह से पेश करता हूं कि मैंने अगर कोई कत्ल करवाया, मैंने कोई डाका डलवाया, मैंने कोई भत्ता उठवाया, क्योंकि कराची के अंदर मैं भी एक बड़े मजबूत ओहदों के ऊपर फाइज रहा हूं और पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट के अंदर सो कॉल्ड पॉलिटिकल सेक्रेटरी की हैसियत से भी मौजूद रहा हूं आपके सामने, तो मैं अपने आप को पेश करूंगा। अगर किसी के सेनेटर हैं आप उनके? जी हाँ, मैं सेनेटर था उनका। गुजारिश ये है कि अगर मैं सेनेटर इज फॉर लाइफ सर। जी हाँ, सेनेटर इज फॉर लाइफ, बिल्कुल, बट आई एम नॉट अ पार्लियामेंटेरियन राइट नाउ। तो मैं आपसे ये गुजारिश करूं कि अगर मेरे दिल में चोर नहीं होगा तो मैं अपने आप को हर तरह की कोर्ट में, कोर्ट ऑफ लॉ, कोर्ट ऑफ जस्टिस, कहीं पर भी आप बनाएं, जो भी कोर्ट हो, कोर्ट एक अदालत होती है ना, उसमें कोई फौजी का कॉन्सेप्ट होता है ना ही कोई आम जज का कॉन्सेप्ट होता है, वो तो एक फैसला करने वाली अदालत होती है जिसमें अल्लाह ताला ने सूरह मुआहिदा के अंदर काजी की खुद डेफिनेशन जो है वो इरशाद बयान फरमाई है कि काजी गलती करके सीधा जहन्नुम में जाएगा। तो अब काजियों का जो मसला है, जब तक काजी की बात है, एक टाइम लिमिट के अंदर अगर मिलिट्री कोर्ट में ये केसेस आ जाते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि डॉक्टर आसिम के आप करप्शन केसेस लाइए, लेकिन एक संगीन मुकदमा डॉक्टर आसिम के ऊपर एक इल्जाम सामने आया जिसके तहत उन्होंने बाबा लाडला समेत झींगू और मुख्तलिफ दहशत गर्दों के जो लियारी से ताल्लुक रखते थे उनका इलाज कराया। कराची की अवाम बहुत ज्यादा परेशान उस वक्त हुई क्योंकि कराची की अवाम बहुत अच्छी तरह जानती है कि 1000 से ज्यादा नौजवानों को फिरका वाराना बुनियाद पर और लिसानी बुनियाद पर ले जाकर लियारी के अंदर कत्ल किया गया और उनकी बोटियां तक कर दी गई। उस दहशतगर्द का नाम ही बाबा लाडला था। अगर बाबा लाडला का उन्होंने इलाज अपने अस्पताल में कराया है जिसकी हेड मनी मौजूद है, जो दिफाई इदारों पर और पुलिस वालों के कत्ल में मुलविस है, तो उसका कोर्ट में जरूर मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होना चाहिए था, जिसको बड़ी कामयाबी से बचाते हुए इन्हीं अदालतों में ले जाया गया। जहां बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि ये सूट करता है कि अदालतों में अपने मुकदमात ले जाए जाएं। आपने कहा करप्शन के ना हो, करप्शन के भी क्यों ना हो, कहीं ना कहीं तो सवाल पूछा जाना चाहिए। ये मंतक ही गलत है कि करप्शन का सवाल नहीं पूछे जाए, मगर क्या इस निजाम से फायदा उठाते हैं सर्टेन क्वार्टर्स, क्योंकि उन्हें पता है कि मिलिट्री कोर्ट में पकड़ हो जाएगी और इन कोर्ट्स में देखिए ना, अगर आप करप्शन में जाएंगे तो फिर मजबूरन तो आपकी तकरीबन 90% असेंबली जो है वो फांसी पे लटक जाएगी। आपकी तमाम सूबाई असेंबलियां 90% फांसी पे लटक जाएंगी। पीपल्स पार्टी में ये आप मफरूजे पे कह रहे हैं या कोई आपको यकीन है, इंफॉर्मेशन है? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर करप्शन फैशन है और कोई भी मुश्किल से 90-95% लोग जो है पाकिस्तान में वो इस करप्शन पे जीते ना। आप सूरत हाल देखें कि अगर हकीकी तनख्वाहों के अंदर, हलाल की तनख्वाहों में, तो बिजली के बिल भी पूरे नहीं हो सकते। आप तो खुद कराची की रिहायशी हैं जो कि इलेक्ट्रिक ने यहाँ पे बदमाशी की हुई है कि 30,000 35,000 औसत बिल आ रहा है, जबकि अफगान के कूची कैंप के अंदर 300 रुपए फी घर बिल आ रहा है। तो हमसे तो अच्छे अफगानी हुए ना, फिर हमें तो मतलब ये है कि हमें भी अपने आपको जो है वो अफगानी शो करके 300 रुपए बिल दे देना चाहिए। तो खुली यहाँ पे बदमाशी है। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि करप्शन के इल्जाम की तरफ आप यूं देखें कि जब भी आप किसी दहशतगर्द को पकड़ेंगे तो जाहिर बात है उस पर जो पैसा है वो किसी न किसी सियासतदान ने लगाया हुआ है। तो बजाय इसके कि आप ऊपर से ये करके आए कि किसी सियासतदान ने जो है वो किसी दहशतगर्द को फाइनेंस किया है, आप किसी दहशतगर्द को सबसे पहले पकड़ें और जब आप दहशतगर्द को पकड़ेंगे तो उसके पीछे ऑफकोर्स कोई ना कोई सियासतदान निकलेगा। इसलिए सबसे पहले आपकी बेस जो है सियासतदान नहीं होनी चाहिए, दहशतगर्द होना चाहिए। किसी भी दहशतगर्द की मौजूदगी जब आपकी गिरफ्तारी में आएगी तो उसके बाद आपको पीछे हर तरफ से सियासतदान निकलते हुए नजर आएंगे, जिसमें अक्सरियत कराची के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखते होंगे। अब आपने दूसरी खबर जो दी, आपने कहा जनरल राहिल शरीफ की रिटायरमेंट की बात आपने कर दी। ये मैंने आपसे बाद में डिस्कस करना था। बड़ी कोट की गई ये बात निजामी साहब की तरफ से। कुछ अर्सा पहले ये बात कह दी गई थी कि अब ये खबर लीक कर दी जाएगी कि आया चीफ को देनी है एक्सटेंशन या नहीं देनी, या दूसरे नाम कौन से हैं, ये कहा जा रहा था। और फिर एक खबर भी आई फौरन
और ऑथेंटिक सोर्स से आई। हम जानते हैं निजामी साहब की खबरें मुसलसल सही साबित होती जा रही हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि देने का एक्सटेंशन तय कर लिया गया है। जी, आपके अगर अपने एक साल पहले के प्रोग्राम उठा के देखें, जिस वक्त मिलिट्री कोड लगी थी, तो 29 जून या 29 जनवरी या फरवरी के दूसरे हफ्ते में 2 प्रोग्राम मैंने आपके साथ किए थे 2014 में, और बाकायदा आपको आगाह किया था कि इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ टाइम को जाया करना है। जब मिलिट्री को 21वीं तरमीम के बाद वजीर आजम नवाज शरीफ ने अपने वादे के मुताबिक यहाँ पर मिलिट्री कोड यानी आर्टिकल 245 का निफाज नहीं किया, जो उन्होंने वादा किया था APS आने के फौरन बाद। तो इनको प्रेशर डाइल्यूट करना था और वो इसमें कामयाब हुए। और मैंने उसी वक्त आपको कहा था कि अब ये सिर्फ टाइम गेन करेंगे, इसीलिए पाकिस्तान में 4 महीने तक मुसलसल बल्दियात का चलाया गया और आवाम को बल्दियात के अंदर उलझा दिया गया, गली कूचों के अंदर सियासत को फैला दिया गया। मजबूत तरीन सिस्टम के अंदर करोड़ों अरबों रुपए इलेक्शंस के अंदर लगा दिए गए, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है कि ये तमाम सियासतदान अब फाइनेंशियल जाइंट हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग से मुकाबला करने के लिए अब किसी भी सियासी जमात को या किसी भी सियासी शख्स को कम से कम 3 से 4 अरब रुपए का मालिक होना चाहिए, जो वो इनसे सियासत में मुकाबला कर सके। तो ये टाइम का एक तरफ गेन कर रहे थे, एक तरफ ये आपस में गुफ्त शनीद कर रहे थे। ये इनका एक जहनी हमांगी थी और उसमें ये कामयाब रहे। और अब हमें इस चीज को खुशदिली से कबूल करना चाहिए कि पाकिस्तान की आवाम को जब खुशहाली आए तो ये चोर चाहिए, और जब लाश आए तो फिर आर्मी की आवाज लगाती है। सो यू आर सेइंग कि ये बात ठीक है, एक्सटेंशन ले लेंगे जनरल राशिद? आपने कहा रिटायरमेंट आ रही है, लालियां आ रही हैं, आपने ये कहा, तो हमारी इतलात तो ये है कि एक्सटेंशन की बात हो रही है। देखें, एक्सटेंशन की बात ही नहीं, एक्सटेंशन राहिल शरीफ साहब खुद तो नहीं मांगेंगे, लेकिन अगर ऐसे सूरत हाल हो जिसके अंदर कामयाबी से कोई जर्नल जो है वो तेजी से तरक्की करते हुए दहशतगर्दों की कमर तोड़ता चला जा रहा है। और मैं ये समझता हूँ जनरल राहिल शरीफ और उनकी मिलिट्री का सबसे बड़ा कारनामा ये सामने आया कि ज़रब अज़्ब को जब शुमाली वज़ीरिस्तान में शुरू किया गया, वहाँ ना आपका कानून था, ना आप जा सकती थी, ना मैं जा सकता था, ना आपकी मीडिया जा सकता था, ना पुलिस का कोई रिवाज था, ना आइन की हाकमियत थी। उस इलाके के अंदर 10 लाख के करीब वफादार पाकिस्तानियों को महफूज रखते हुए बाकी दहशतगर्दों पर जो उन्होंने कार्रवाई की और मुल्क के एक मकबूजा इलाके को वागुजार कराया, तारीख जनरल राहिल शरीफ और उनकी टीम की, जनरल रिजवान अख्तर और उनकी टीम की हमेशा इसको सुनहरी हरूफ में लिखेगी। और एज आ हीरो, जिस तरह हम अब जनरल जंजुआ को याद करते हैं, हम चीफ मिनिस्टर अब्दुल मालिक साहब को याद करते हैं, हम इसी तरह खालिद रब्बानी साहब को, जनरल तारिक खान को याद करते हैं, तारीख इनको कभी नहीं भूलेगी। ये कौम के बेटे हैं, ये एक्सटेंशन ले ना लें, ये आवाम के दिलों में हमेशा जीते रहेंगे। फैसल साहब, इसका क्रेडिट मियां नवाज शरीफ को भी दे दें, सवाल ही पैदा नहीं होता। अंदर ही सारे काम हुए हैं, मेरी मोहतरम बहन, उनकी हुकूमत के अंदर ही सारे काम हुए, चाहे बलूचिस्तान हो चाहे कराची हो। ये तो फिर आप जाती करें, जैसे उन्होंने चीफ मिनिस्टर का नाम गोल कर दिया, आपने उनका नाम गोल कर दिया। चले हम वक्फा लेते हैं, आप हंस रहे हैं इसके ऊपर, ठीक, आप ले लीजिए, वक्फा लेते हैं, आप हंस लें अच्छे तरीके से। उसके बाद हम बात करेंगे, आपने अदालतों की बात की, मिलिट्री कोर्ट्स की, और आपने उन जजेस की भी शायद बात की। एक जज हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान फैसल रज़ावी साहब का बड़ा मोहब्बत वाला रिश्ता रहा है उनके साथ, एंड आई एम सेइंग इट इन अ लाइटर टोन। उन्होंने अभी रिसेंटली एक इंटरव्यू दिया है, वी विल टॉक टू फैसल रज़ावी अबाउट दैट आफ्टर ब्रेक। कीप वाचिंग टुनाइट विद फैसल। एंड अ वेरी वार्म वेलकम बैक सर। फैसल रज़ावी हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल साहब, आपने कहा कि मिलिट्री कोर्ट्स का मामला है, अदलिया का मामला है। एक वक्त था जब पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी कैंपेन चली, यकीनन लीडिंग फिगर रहा फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का, उनके हवाले से आप बड़ी स्टेटमेंट्स देते रहे, बड़ी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स भी देते रहे। अब उन्होंने फैसला किया है इफ्तिखार चौधरी साहब ने कि अपनी सियासी जमात को लेकर चलेंगे। डू यू वेलकम दैट? मैन, और इस पे तो आपके साथ हमारे बहुत प्रोग्राम होते थे, और मैं आपको बताऊं कि अब तो ये तारीख फैसला करे कि वो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स थी या बिल्कुल सही हकाइक की तरफ आगाही दी जाती थी, जिससे कुछ कुव्वतें जो हैं हमें हमेशा रोका करती थी। इवन कि हमें 8 बार मीडिया पे बोलने पे पाबंदी का सामना रहा। अब ये तो तारीख फैसला करेगी। जो मैंने कहा वो 5 साल 6 साल वो रिकॉर्ड है आपके पास मीडिया में। मेरी गुजारिश सिर्फ इतनी है कि मौजूदा चीफ जस्टिस और हालिया चीफ जस्टिस के दोनों के बयानात आपके सामने हैं। ये अदल और इंसाफ की आगाही दे रहे हैं आजकल तकरीर में। तो गुजारिश ये करूंगा, नया साल शुरू हो रहा है, पूरे पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी अवाम अपने मौजूदा चीफ जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली साहब से ये एक उम्मीद रखती है
कि वो हर चीज़ के ऊपर तो देखते हैं, लेकिन ये तो देखें कि जिन मुख्तलिफ सियासी जमातों ने और उनके रहनुमाओं ने बशमूल कायम अली शाह और उसके 5 सूबाई वज़रा और 4 विफाकी वज़रा ने, कि जिनके ट्रिब्यूनल ने अंगूठों के निशान चेक किए थे और हाल ही में उनका रिजल्ट अनाउंस होना था, उस अनाउंसमेंट के ऊपर अगर इनकी अदालतें स्टे देना शुरू कर देंगी तो कोई पूछ सकता है कि इसके अंदर स्टे की नौयत क्यों है, क्या ये इंसाफ को रोकने की कोशिश नहीं है? तो हमें पूरी उम्मीद है कि 1 जनवरी जब शुरू होगा तो कम से कम अनवर ज़हीर जमाली साहब अपनी अदालतों को ये हुक्म देंगे कि गैर जरूरी स्टे को खत्म करके इनके नताइज को आगाह किया जाए जो ट्रिब्यूनल ने फैसले किए हैं। जहां तक रही बात साबिका चीफ जस्टिस की, तो वो अब मैदान अमल में आ चुके हैं एक सियासतदान की सूरत में। वो पहले भी सियासतदान थे और मैं आपको ये बता दूं कि वो सियासत के अंदर नवाज शरीफ को ऐसे निगल जाएंगे जिस तरह मगरमच्छ किसी हिरन को निगल जाता है, और ये आने वाले वक्तों में साबित होगा कि वो पाकिस्तान के अंदर जितने तकफीरी उन्होंने छोड़े हैं, जो लाखों की तादाद में हैं, वो उनकी कमांड करेंगे और ये बारूदी ग्रुप की सूरत में सामने आएंगे। और हकीकत के अंदर ये एक एलिमेंट जो है ये आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा और तमाम सियासी जमातें उनको मजबूत करती रहीं, और वो अब आपके सामने आएगा कि वो उन सियासी जमातों का उनके साथ क्या रवैया होता है, बशमूल PTI, PMLN, जमात इस्लामी के। वो जमात इस्लामी की तारीफ करते हुए नजर आते हैं। उनसे पूछना सिर्फ इतना है कि आ जाएं आप और साने सफूरा की आप GIT रिपोर्ट चेक कर लें, श्रीलंकन टीम की GIT रिपोर्ट चेक कर लें, कराची यूनिवर्सिटी में होने वाले बम धमाकों की GIT रिपोर्ट आप एक बार जरूर पढ़ें, और फिर आपको पता चलेगा कि जिस जमात की आप सबसे ज्यादा तारीफ करते हैं, हकीकत में दाश के इस वक्त मुतनाज़ा किरदार, चाहे कराची यूनिवर्सिटी से निकले, फिशरीज से निकले, या जहां से भी निकले, या के इलेक्ट्रिक से निकले, उनका कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह ताल्लुक जमात इस्लामी से ही वाबस्ता है। ओके, आपने क्योंकि जमात इस्लामी के कोई मेंबर यहाँ पर बिल्कुल ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक, पर यकीनन जो कनेक्शंस हैं, जो अलार्मिंग कनेक्शंस हैं, उनके ऊपर नजर डालनी चाहिए। चीफ जस्टिस के हवाले से, खासतौर पर उनके साहबजादे के हवाले से कई प्रोग्राम्स में आपने बहुत सारी बातें की, हमारे सभी प्रोग्राम किए। एक सवाल जब उनसे पूछा, ये कोट कर रही हूं मैं तलत हुसैन साहब के इंटरव्यू को, तो उन्होंने अपनी फाइनेंशियल स्टेटस के हवाले से एक बात किया। आई वांट यू टू लिसन टू इट, क्योंकि मेरे पेपर प्रोग्राम में आपने पेपर्स लहरा के बहुत सारे क्लेम्स किए थे। लेट्स लिसन टू द फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। जो हमारा प्रोग्राम है और जो हमारे सपोर्टर हैं, अगर उनको अच्छा लगेगा तो उसमें हमने एक चीज ये रखी हुई है कि कम से कम आपकी मेंबरशिप की फीस है 10 रुपीज, आप ज्यादा से ज्यादा 1 लाख रुपया दे दें, 2 लाख दे दें, 3 लाख दे दें। मैंने खुद कल 1000 रुपया दिया, उन्होंने मुझे बोला क्या, मैंने कहा मेरी हैसियत तो यही। कितने जजेस हाई कोर्ट के, यहाँ फैसल रजादी साहब अपनी फाइनेंशियल हैसियत के हवाले से उन्होंने बताया कि मेरी इतनी ही है, और वो बार बार ये बात करते रहे हैं। आप इस हवाले से मुख्तलिफ क्लेम्स करते रहे हैं। मैं आपको अर्ज करूं कि मैंने जितना भी क्लेम किया और जिस पर जो भी इल्जामात लगाए वो कहीं ना कहीं सबूतों के साथ बेस करते थे। उन तमाम बेसिस के ऊपर मैंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के SOP, जिसके खालिक खुद इफ्तिखार चौधरी साहब रहे हैं, उस पर मैंने एक केस फाइल किया जिसके अंदर इफ्तिखार चौधरी साहब ने मेरी FIA से इन्वेस्टिगेशन कराई जो 3 महीने पे मुहित थी। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट इस्लामाबाद पुलिस ने भी इन्होंने इन्वेस्टिगेशन कराई जो 3 महीने तक मुहित थी, जिसके बाद इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट कंपाइल हुई। इफ्तिखार चौधरी साहब का मुझ पर यह इल्जाम रहा कि मैं उन पर फिरकावाराना तासुब की बुनियाद पर हमले किया करता हूं, जबकि मेरा ये बुनियाद थी कि ये सिर्फ अदालत में बैठ के झूठ के अलावा और कुछ कहते नहीं है। ये तारीख में सबसे ज्यादा झूठ बोल रहे हैं कि इनके पास ना दौलत है, ना मकान है, ना कोई गाड़ी है। वो मैंने तमाम सबूत जो हैं उसको कंपाइल किया और FIA के हवाले किए, जिस पे इन्वेस्टिगेशन के बाद FIA ने वो तमाम सबूतों की रिपोर्ट खुद इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को भेजी, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भेजी और सेनेट ऑफ पाकिस्तान में भेजी। मैं आखिरी वक्त तक सेनेट ऑफ पाकिस्तान से ये तकाजा करता रहा कि मुझे तारीखी अंधेरों में ना फेंको, अगर मेरे से इंसाफ हुआ है तो कम से कम एक अपने सेनेटर को तो इंसाफ दो। इस रिपोर्ट को अनाउंस करने के अंदर आपको क्या मसला है? उन्होंने आखिरी वक्त तक उस रिपोर्ट को दबा के रखा। आप इन हकीकतों को जानना चाहते हैं तो सेनेट से वो रिपोर्ट को इजरा कराइए, उसके बाद पता चल जाएगा कि कौन गलत था और कौन से। अगर मैं गलत था तो मैं अपने आप को फांसी के फंदे के लिए पेश करता हूं। लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं, अभी फिलहाल सियासी जमातें इफ्तिखार चौधरी साहब से निमटती रहें, पहले ये निमट लें, अगर नहीं निमट सकेंगे तो फिर मुझे आवाज दीजिएगा। अच्छा, आपको आवाज दें, आप क्या करेंगे आकर? मैंने क्या करना है, मैंने तो अपनी सीधी सीधी रिपोर्ट मांगनी है। मैंने पाकिस्तान की असेंबली जो है वो मेरी मकरूज है और मैं वाहिद पाकिस्तान का फर्द हूं जिसका कर्ज है आपकी सेनेट के ऊपर। अब तो ये जिन्होंने कर्ज लेके बैठा हुआ है उनको चाहिए कि वो इस रिपोर्ट को सामने लेके आए। 1000 रुपीज की हैसियत आप समझते हैं कि नहीं है उनकी, इससे ज्यादा की है? आप क्या बात कर रही हैं? 1000? उन्होंने कहा मेरी हैसियत इतनी है 1000 रुपए। उनका जो प्रोटोकॉल पे आजकल रकम खर्च की जा रही है वो किसी तरह भी किसी एक सदर मुमलिकत से कम नहीं है। उनको जो आसाइश उनके पास मौजूद हैं, उनके अपने चीफ जस्टिस हाउस को उनका बेटा एक कंपनी के तौर पर रन करता रहा है। ये इस वक्त बिलियनर हैं।
और मैं इंशाल्लाह ये पेश करूंगा कि ये इनकी असल मालियत क्या है। वो तो कहते हैं मेरे पास घर ही नहीं है, हालांकि HBA के अंदर जब उन्होंने लोन अप्लाई किया तो उसके साथ उन्होंने अपने एक प्लॉट का टुकड़ा नथी किया। बलूचिस्तान में वो एक जायदाद रखते हैं। आप इनको आने दीजिए, मैं अभी से इनको गुरूब कर दूंगा तो मजा नहीं आएगा, असल चेहरे सामने नहीं आएंगे। मीडिया के साथ मीडिया कौन सा चैनल उनको हत्तल इम्कान ये फैसल रज़ावी साहब के साथ हमारा राब्ता थोड़ा सा टेक्निकल रीजन की वजह से मुनक़ता हो गया। हम कोशिश करते हैं उनको टेलीफोन लाइन पर ले लें, मगर ये इंटरव्यू इस हवाले से भी बड़ा इंटरेस्टिंग था कि अदालतों के निजाम के हवाले से भी सवाल पूछा गया। हम वो वाला आपको पार्ट सुनाते हैं, इधर फैसल रज़ावी साहब से बात होगी। फॉर्मर चीफ जस्टिस ने क्या कहा कि अदालतों का निजाम क्यों खराब है, इस हवाले से भी, क्योंकि फैसल रज़ावी साहब भी इस बार बार बात करते रहे हैं, वो वाला पार्ट भी हम आपको सुनवाते हैं। लेट्स लिसन टू दैट। कितने जजेस हाई कोर्ट्स के, जिनको हाई कोर्ट की जो हमारी प्रोसीजर है कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे, ये सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल, कितने जजेस हैं, आई विल नॉट नेम देम, मैं उनकी बदनामी नहीं करवाना चाहता, किस तरीके से उनके खिलाफ एक्शन हुए। कितने हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस, जब हमने 23 मार्च को टेक ओवर किया रिस्टोरेशन के बाद, जिसमें आप भी हमारी मूवमेंट के बहुत बड़ा हिस्सा थे, कितने सुप्रीम कोर्ट के जजेस जिनको सिर्फ इसलिए रिजाइन देने पड़े कि उनके खिलाफ केसेस थे, और कितने इस किस्म के हंड्रेड्स में जजेस हैं जो कि सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के थे तमाम सूबों में, किसी एक सूबे में नहीं उनके खिलाफ एक्शन। राइट जी फैसल रज़ावी साहब, ये उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी है कि क्या वजह है कि अदालती निजाम इतना कमजोर है। जी, मैं आपको इनकी एक्सप्लेनेशन का सबसे पहले जवाब दूं कि 2009 के अंदर इन्होंने गालिबन 31 जुलाई को 104 के करीब जजेस को फारिग किया गया, जिसके अंदर कतन कोई सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की कार्रवाई अमल में नहीं लाई। दूसरा, मैं आपको अर्ज करता चलूं कि उसके अंदर 104 जजेस के अंदर 74 कॉन्स्टिट्यूशनल ओथ के जजेस थे। अगर आपका राब्ता बहाल हो जाए तो मैं आपको वो एक फोटो दिखाऊंगा जिसके अंदर अनवर ज़हीर जमाली साहब 13 कॉन्स्टिट्यूशनल जजेस के खुद ओथ ले रहे थे, और उसके बावजूद उनको फारिग कर दिया गया PCO जजेस कहते हुए, बगैर किसी कार्रवाई के। और एक PCO जज ने ही PCO जजेस को फारिग किया, तो ये पाकिस्तान के अंदर एक अंधेर इंसाफ था, जिसके ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मैं लड़ता रहा कि इस पर आवाज उठाओ, ये जजेस को गैर जरूरी तौर पर फारिग किया जा रहा है। लेकिन पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने इसके ऊपर मुजरिमाना खामोशी इख्तियार किए रखी। तो पाकिस्तान में खुली अंधेर को अगर इसको इंसाफ कहते हैं तो आए चीफ जस्टिस साहब को मेरा ऐलानिया है कि अब वो आके मेरे से मुनाजरा कर लें। मैं उनको मुनाजरे का खुला चैलेंज देता हूं कि उन्होंने कहां कहां किस किस के साथ क्या नाइंसाफी की। मैं आपको ये वसूख से कहता हूं, साबिक चीफ जस्टिस ने हर रोज आइन की तस्लील की, हर रोज आइन को अपने पैर के तले कुचला, यहां तक कि अपने साहिबजादे के एक इंक्वायरी कमेटी कायम की, और उस इंक्वायरी कमेटी को शुएब सडल साहब को जब सरबराह बनाया तो उन्होंने उनके टैक्सेस की जो चोरी की रिपोर्ट्स नशर की है सामने लेके आया। आज तक उन्होंने कोई टैक्स तक जमा नहीं कराया। तो जिसके पास ना घर थी ना गाड़ी था, जो माजी में एक जज के हैसियत से सामने आया और फिर चीफ जस्टिस बना, और जिसका कोई खानदानी बैकग्राउंड भी नहीं है, जिसके वालिद साहब जो है वो खुद पुलिस के एक सिपाही के ओहदे पर फाइज रहे हैं, उसके बेटे के पास बिलियन रुपए कहां से आ गए? 75 करोड़ रुपए का जायदाद एसेट्स का मालिक होने का खुद राइट वेरी बड़े बर्निंग उठाए हैं फैसल रज़ावी साहब ने। वक्फा लेते हैं, उसके बाद यहीं से बात का आगाज करेंगे। कीप वाचिंग टुनाइट फरिया एंड वेलकम बैक। फैसल रज़ावी मेरे खुसूसी मेहमान हैं। फैसल साहब, आप कोई पिक्टोरियल एविडेंस हमें दिखा रहे थे, और खास तौर पे आखिरी सवाल अब यही है कि आपके ख्याल से क्या मंजरनामा होगा चीफ जस्टिस की इस जमात के बाद, फॉर्मर चीफ जस्टिस के बाद? क्या कोई स्ट्रॉन्ग फोर्स बनने वाली है? वो बिल्कुल बहुत स्ट्रांग होंगे वो पाकिस्तान की सियासत के अंदर, और उनको राइटिस्ट विंग का एक मुकम्मल सपोर्ट हासिल होगी, बशमूल तमाम तकफीरी जमातों के और उन तकफीरियों के जिनको उन्होंने लाखों की तादाद में अपनी अदालतों से 7 साल में रिहा किया। परवेज मुशर्रफ के एक्शन को जो वो दहशतगर्दों के खिलाफ ले रहा था, उसमें सबसे बड़ी रुकावट जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी थे। ये वो तस्वीर है, अगर आप देखना चाहें, जिसमें अनवर ज़हीर जमाली साहब कॉन्स्टिट्यूशनल जजेस से ओथ ले रहे हैं। ये 13 जजेस हैं। इन 13 के 13 जजेस को 2009 के फैसले में सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल कार्रवाई के बगैर इन जजेस को फारिग किया गया, जिनको इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी अपने खिलाफ समझते थे या 3 नवंबर केस के अंदर इनको रुकावट साबित किया करते थे। मैं इंशाअल्लाह अगले 10 दिन के अंदर परवेज मुशर्रफ के 3 नवंबर 2007 केस की वो तारीख लूंगा, जिसके तहत पूरा पाकिस्तान कहेगा कि परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान का एक वफादार बेटा था।
जहां तक इनकी बात है कि ये कितने मजबूत होंगे, तो ये आपकी सोच भी नहीं है, ये इतने मजबूत होंगे और इनको मजबूत किया जाएगा गल्फ रियासतों से। और चूंकि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो थोड़ा बिजनेस माइंडेड हो गए हैं और अब वो ज्यादातर जो है वो मुख्तलिफ मंसूबों के अंदर जो है ठेकेदारी का सोच रहे हैं, इसलिए इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को एक सब्स्टिट्यूट चॉइस की सूरत में सामने लाया गया। यहां तक के इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब जो हैं वो यहाँ नवाज शरीफ की पूरी पार्टी भी आप आज रिकॉर्ड पे देख लें और मैं इसका गवाह रहूंगा। 34 ममालिक का इत्तेहाद, इसमें एक तो इस इत्तेहाद की जो खबर है वो इन्हें इतनी लग रही है कि दूर अंदेशी का काम किया गया है, एक सुन्नी इत्तेहाद में आप शामिल हो जाएं, जबकि पहले ही बड़ी टेंशन नजर आ रही है इंटरनेशनली। सेकेंडली, एक दिन कहा जाता है कि हमें खबर भी नहीं है इस इत्तेहाद की, अगले दिन कह दिया जाता है कि हम इसमें शामिल हैं। ये कौन सी कंफ्यूजन है? बहुत जबरदस्त आपने सवाल किया और यही कंफ्यूजन जो है वो हमारी गुज़िश्ता 6 साल से कंफ्यूजन है। मुझे नहीं है, अगर पार्लियामेंट पाकिस्तान की यहाँ से फौज भेजने का ऐलान करती है तो मुझ समेत हर आदमी जो है वो पाबंद है पाकिस्तान की पार्लियामेंट के फैसले का, क्योंकि हम मुल्क के अंदर अनारकी कतन नहीं चाहते। दूसरा, मैं आपसे ये आज गुजारिश करना चाहता हूं कि लोग मेरा मुकदमा ही नहीं समझ पाए या शायद लोग मेरी आवाज को सही तरह नहीं समझ पाए। ये 34 रुकनी इत्तेहाद जो है मेरी बहन, ये किस चीज के खिलाफ तश्कील दिया जा रहा है जिसमें फौज भेजने का बाकायदा वजारत खारजा ने ऐलान किया? मैं आपसे पूछना चाहता हूं उसकी बेस क्या है? राइट, ये दहशतगर्दी पार्लियामेंट भी बार बार उठा रही है। आपने कहा दहशतगर्दी के खिलाफ तो सऊदी अरब का मामला। तो मैं यही तो इन हुक्मरानों से कहता हूं कि ए पाकिस्तानियों, अब आंखें खोलो। 85,000 लाशें देने के बावजूद तुम अपने खूने नाक के ऊपर अगर आवाज नहीं उठाते हो तो कम से कम फैसल रजा आब्दी के सवाल पे तुम तवज्जो दो। फैसल रजा आब्दी कोई बुग़्ज़ नहीं चाहता, नारकी नहीं चाहता। इनको ये कहा है कि अपनी फौज पे एतबार करो। मैं आज हुक्मरानों से, ईरानों से ये पूछना चाहता हूँ, पाकिस्तान की पार्लियामेंट से ये पूछना चाहता हूँ, पाकिस्तान के टीवी साहबियों से ये पूछना चाहता हूँ कि आप दहशतगर्दी के लिए अरब में तो अपनी फौज भेज सकते हो और मैं 5 साल से तकाजा कर रहा हूँ कि इस मुल्क के अंदर दहशतगर्दी के लिए फौज भेजो, तो उसमें तुम्हारे मुंह नहीं खुलते। उसके ऊपर तुम कहते हो कि ये फौज को इन्वॉल्व करना चाह रहा है। क्या ये दोहरा मेयार और मुनाफिकत नहीं है कि आप अरब में तो फौज भेजने के लिए हर वक्त तैयार खड़े और कराची के लिए भेजने की ममानियत करते हो? तो मैं आइन के अंदर चलते हुए आपको कह रहा हूं कि 245 का निफाज करो ताकि यहां फौज जाए। तो अब मेरा सवाल गलत है या सही है, इसका फैसला पाकिस्तान की आवाम कर ले। यह वाहिद नमूना था जो अल्लाह ताला ने मुझे दिया एक दलील की सूरत में, और इस दलील को मैंने आपके सामने पेश किया कि हमारी फौज अरब तो जा सकती है लेकिन अपने मुल्क के अंदर दहशतगर्दों से मुकाबला नहीं कर सकती। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग का ऐलान करने के बावजूद तो ये खुला तजाद नहीं है क्या? ये इनकी मुनाफिकाना जंग तो कर रही है फैसल साहब, अपने मुल्क में भी फौज ही जंग कर रही है दहशतगर्दी के खिलाफ, और कौन कर रहा है? हाँ, चाहे वजीरिस्तान हो, चाहे कराची हो, चाहे दीगर इलाके हो, और कौन कर रहा है? नहीं, आप मतलब क्या मतलब? पुलिस आपकी कितनी स्ट्रांग है, दीगर इदारे कितने स्ट्रांग है? देखिए जनाब, यहाँ पे रेंजर्स को आपने पुलिस के इख्तियारात दिए हुए तो आप कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि आप पूरा मिलिट्री कोड जो आपने 21वीं तरमीम लगाई है, 1 साल उसमें बच गया, 11 महीने बच गए हैं, आप 11 महीने कम से कम वेल तो करें। अगर नहीं होगा, हमने एक नया तजर्बा करने में क्या हर्ज है? शायद उस तजर्बे से कोई बेहतरी आ जाए। तो अगर आप मिलिट्री कोड चला लेंगे 1 साल के लिए, अगर अच्छा नहीं लगे तो उसको कंटिन्यू नहीं कीजिएगा। वो तो वैसे ही 5 जनवरी 2017 को ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। तो जब वो खत्म हो जाएगी और जितना वक्त बचा हुआ है अगर हम उससे मुस्तफीद हो जाए, तो मैं मुहिब वतन पाकिस्तानी की हैसियत से कि गलत तकाजा कर रहा हूं क्या? मुझे अपनी फौज की अदालतों पर यकीन नहीं है? जब APS के साने के तुलबा के कातिलों को फौरी तौर पर ट्रायल करके सजा दी जा सकती है, तो हमें भी कम से कम APS के ही मजलूम समझ के हमारा मुकदमा लड़ लिया जाए। हम 2002 से साना इमाम बारगाह अली रजा, साना नश्तर पार्क, मून मार्केट, दर्रा मार्केट, बारा मार्केट, हम तमाम कबायली बेल्ट के मुसलमानों का और पाकिस्तानियों के जो नाहक कत्ल किया गया, अगर उसका तकाजा मिलिट्री कोड में कर ले तो हम कोई गुनाह तो नहीं कर रहे। अगर आप लोग नहीं करना चाहते तो कोई इशू नहीं है, पाकिस्तान में इंसाफ एक ख्वाब होगा। ठीक, मगर पार्लियामेंट के रोल पे आ जाते हैं, चाहे ये 34 रुकनी इत्तेहाद की बात हो, चाहे पाक इंडिया ताल्लुकात की बात हो। सरताज अजीज साहब ने कहा कि आप माने जो बात मैं आपको बता रहा हूं, मगर कोई मानने को तैयार ही नहीं था। पीपल्स पार्टी की तरफ से खास तौर पे ये बार बार कहा गया कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात अच्छे हों, मगर ये इबाम क्यों है? आपको क्या लगा एकदम से हैप्पी बर्थडे गाने के लिए आ गए हैं मोदी साहब? देखिए, अगर आप इस पे मेरे साथ किसी दिन तफसीली प्रोग्राम कीजिएगा, मैं माजी में भी आपको बताता आया हूं कि पाकिस्तान में एक फैसला होना था टापी और एक ईरान गैस पाइपलाइन जो चाइना तक जानी थी वाया पाकिस्तान, इंडिया और मुख्तलिफ रियासतों में जानी थी। तो हमें यह फैसला करना था आया हमें किन कुव्वतों के साथ खड़ा होना है। तो इसमें अब कोई मानने में इसको किसी को इनकार नहीं करना चाहिए कि पाकिस्तान के घुसपैठी हुक्मरानों ने
अपने आप को अमेरिका, इंडिया और अरब रियासतों के साथ खड़ा कर दिया है। टापी का क्या मकसद? टापी तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड इंडिया, और एक तरफ थी ईरान गैस पाइपलाइन, ईरान, पाकिस्तान, चाइना, ईरान, पाकिस्तान और इंडिया। तो देखिए, टापी के अंदर जो हमारी शहरक बना वो तो अफगानिस्तान बन गया ना, जबकि इस माहौल के अंदर अगर हम इस गैस पाइपलाइन में जाते जो आपकी सरहद पे मौजूद थी, जिसपे 10 रुपए का आज तक पत्थर नहीं लगाया गया, तो इसके अंदर शहरक हम होते, इंडिया की भी और चाइना की भी। तो मैं अपने मुल्की मुफाद को सामने मद्देनजर रखते हुए गुफ्तगू कर रहा था। अमेरिका क्या चाहता था मैं आपको बताता हूं। बट जब सैंक्शंस थी अमेरिका की, कोई तो सैंक्शन कैसे ले सकते मैं थे? आपको आज ये पूरे वसूख से बताता हूं कि मैं इसका रिसर्चर रहा हूं ऑफिशियल, और मैं आपको ये बताऊं कि अमेरिका को ईरान को पाकिस्तान के लिए गैस देने पे कोई सैंक्शन नहीं थी, कोई पाबंदी नहीं थी। अमेरिकन को तकलीफ थी कि ये पाइपलाइन चाइना तक नहीं जानी चाहिए, तो ये मेन मसला था। लेकिन इंडिया की तरफ पाइपलाइन भेजने पे अमेरिका मुकम्मल तैयार था। उसकी मैं आपको वजह बता देता हूं कि दुनिया में तरक्की के लिए अब तमाम इंडस्ट्री जो है वो गैस पे डाइवर्ट हो रही है। चाइना को बहुत बड़ा एक $270 बिलियन से जायद की रकम खर्च करनी पड़ती है अपनी गैस की ट्रांसपोर्टेशन के लिए। ये गैस पाइपलाइन जाने से चाइना के $270 अरब की बचत होती। चाइना की प्रोडक्शन 30% मजीद डिक्लाइन करती पूरी दुनिया में कंपटीशन करने के लिए। उसके मुकाबले में अमेरिका ने इंडिया को चाइना के सामने लाने के लिए अखंड भारत का एक ख्वाब दिया, और उस अखंड भारत को गैस देने के लिए वो ईरान से भी तैयार था और तुर्कमेनिस्तान से भी तैयार है। तो बेसिकली चाइना के सामने एक इक्तिसादी जाइंट के तौर पे अमेरिका जो है वो इंडिया को लाना चाह रहा है। पाकिस्तान कम से कम ये समझे कि अगर तुर्कमेनिस्तान से गैस जाती है तो हमें सिर्फ $1 बिलियन किराए की मद में मसूल होगा, हम इंडियन इंडस्ट्री का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। तो हमें बजाय इसके कि इंडिया को मजबूत करने के, पाकिस्तान खुद इंडिया को मजबूत कर रहा है, हमें अपने चाइना को मजबूत करना चाहिए था, उस तक पाइपलाइन को पहुंचाना चाहिए था, और इसमें देर नहीं की जानी चाहिए। फैसल साहब, बड़ा इंटरेस्टिंग आपने ये लाइन ऑफ आर्गुमेंट दी है, एंड यकीनन आप सही कह रहे हैं। इसके ऊपर एक तफसीलन आपसे सिटिंग करेंगे और पूछेंगे कि इस लाइन ऑफ आर्गुमेंट